ये वीडियो बनाते हुए मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, जिसकी दो वजह हैं। पहली तो ये है कि इफ़ टाइम प्रूव्स मी रॉन्ग, मेरा कॉन्शियंस ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वीडियो बनानी ज़रूरी क्यों हो गई, उसकी भी दो वजहें हैं। पहली तो ये है कि इतना प्रोपेगेंडा होता है, इतना झूठ बोला जाता है और वो पॉपुलराइज़ कर दिया जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पीटीआई जो है वो यहूदी एजेंट है या रॉ एजेंट है, पर हमें इतना तो पता है ना कि इज़राइल, इंडिया एंड नाउ इंडिया एंड अफ़गानिस्तान आर कनेक्टेड टू द हिप। एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बिकॉज़ वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है एंड इट विल हेल्प। मेरी बहुत टाइम से यही थीसिस है कि पीटीआई को केओस चाहिए। जितना केओस होगा उतना रास्ता खुलेगा उनका वापस पावर में आने के लिए। तो क्योंकि उनकी राह हमवार हो रही है, उनके पॉलिटिकल गोल्स अलाइन हो रहे हैं इस फॉरेन प्रोपेगेंडा के साथ, इसीलिए वो सब का सब एम्पलीफाई करते थे। तमकीनत ने इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि भाई क्या हम इतने सेल्फ हेटर्स हो गए कि हर चीज़ में हमें अपने आप को ही गालियाँ देनी होती हैं। तो खुदा का वास्ता है, सेल्फ हेट से बाहर आओ, थोड़ा रियलिज्म रखो, देखो दुनिया भर में क्या हो रहा है। अगर चीन ने बोला, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, थैंक यू नॉट जस्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान बट ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये आप फ़र्क देखेंगे कि जब वो इंडिया को थैंक यू करते हैं, वो इंडिया के लोगों को थैंक यू करते हैं। पाकिस्तान की उन्होंने गवर्नमेंट को भी थैंक यू किया। एक जो टैंकर पास हुआ है वो साडा है, वो कराची दा है। वो सेलर जो था उसने बोला आई विल सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान। स्ट्रेट ऑफ हरमूज से एस्कॉर्ट करवाया हमारा टैंकर ईरान ने। ईरान जो है ऑफिशियली हमारी हुकूमत को थैंक यू कर रहा है और यूथ ट्यूबर ने 100 व्लॉग्स बना दिए कि पाकिस्तान इसराइल के साथ है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा ये लोग यहूदी एजेंट हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनको फ़ायदा मिलता है। जितना ये बर्बाद करें, एक तो कुछ लोग पर्सनल बदला निकाल रहे हैं, आदिल राजा तो फुली इन बेड विथ इंडियन प्रोपेगेंडा है, वो दोनों स्पेसेस में एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। लेकिन इवन जो जाहिल लोग हैं जिनको समझ नहीं आती, मुहित पीरज़ादा जो हैं वो बीएलए के जो प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा है वो शेयर कर रहे होते हैं कि इज़ दिस ट्रू, इज़ दिस ट्रू, इज़ दिस ट्रू कर कर के सारी दुनिया का जो झूठ है जिससे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, ये लोग चाहते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। कभी ये लोग पीछे पड़े होते हैं कि आईएमएफ ना आए, कभी ये पीछे पड़े होते हैं सैंक्शंस लग जाएं, कभी ये कांग्रेस में जाके सपोर्ट कर रहे होते हैं यूएस की कि भाई पाकिस्तान को बर्बाद करो इकोनॉमिकली ताकि हमें वापस नौकरी मिल जाए। स्पेकुलेशन की जा रही है कि बिकॉज ऑफ द सऊदी डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान जो है वो ये जंग ज्वाइन करेगा। नहीं करेगा यार, आप लोग क्या समझते हैं कि इतना बेवकूफ़ है पाकिस्तान कि वो बमबारी शुरू कर देगा ईरान के ऊपर, knowing fully well that there is a vibrant Shia minority in Pakistan। वो आप नहीं ईरान के ऊपर बॉम्ब कर सकते। मैक्सिमम जो पाकिस्तान कर सकता है वो ये कर सकता है कि आप अपने जहाज़ भेज दो कि ड्रोन्स जो सऊदी एयर स्पेस में हैं, जो सऊदी के ऊपर हैं, उनको शूट डाउन कर दें। अगेन ये जो लोग पेश करना चाह रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाह रहे हैं, नेवर ट्राई एंड फोर्स रियलिटी इनटू योर प्रेजुडिसेस। ये जो यूट्यूबर मंजन बेच है ना बहुत टाइम से कि इसराइल के सामने बिक चुका है, झुक चुका है। भाई जब येमन वॉर हुई थी तब भी पाकिस्तान ने सऊदी का साथ नहीं दिया था एंड सऊदी वाज वेरी एंग्री। सो श्योर पाकिस्तान एक्ट्स लाइक एन एजेंट स्टेट फॉर द यूएस एंड सऊदी अरेबिया, लेकिन हमें अपने आप को भी देखना है, अपना रीजनल मोहल्ला भी देखना है और फिर डिसीजन लेने हैं। रात यही हुआ कि पीटीआई के शंदाना गुलजार जैसे जो लोग हैं वो शुरू हो गए कि भाई पाकिस्तान जो है वो ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट, अपना ही एजेंडा हर चीज़ में। इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर एक हॉस्पिटल को स्ट्राइक किया है। एक्चुअली तो मैंने आज ईरान की वॉर अपडेट देनी थी, लेकिन सोशल मीडिया कल रात से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं उन्होंने तो इज़राइल बोलना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा पहले इसको रैशनली इमोशन सेट असाइड करके देख लें, और यही मेरा मकसद था कि ये बनानी इतनी मुश्किल इस वजह से है बिकॉज़ वीव सीन इसराइल डिस्ट्रॉय हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पहले इन गाज़ा देन इन ईरान, एंड यू थिंक यार कौन जानवर हुकूमत होगी, कोई इंसान हैं ये लोग पागल हैं, ये लोग किस लेवल ऑफ मतलब जल्लाद भी एक इनको देख के बोलता होगा कि बस कर दो यार, पहुंच गए हैं कि ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। सो द आइडिया दैट आई वुड लिव इन अ कंट्री दैट कंट्री वुड डू दिस और डू समथिंग दैट्स लाइक इज़राइल, नॉट एन आइडिया आई एम कंफर्टेबल विद एंड आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल डिफेंडिंग इट। बट सच जो होता है ना वो बोलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ किसी को क्या भी लगे। तो जो एविडेंस है वो फॉर व्हाट इट इज़ देख लेते हैं। जो सब लोग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं वो सब के सब, वेदर इट्स रॉयटर्स, वेदर इट्स बीबीसी, वेदर इट्स अल जज़ीरा,
दे आर ऑल रिपोर्टिंग व्हाट द तालिबान स्पोक्सपर्सन सेड। वो सब बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली हमने ये वेरीफाई नहीं किया, तालिबान ये कह रही है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ने ये किया है और पाकिस्तानी कुछ इसको डिफेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों में से नहीं हूँ, मतलब ये तो इज़राइल वाला आर्ग्यूमेंट हो गया ना कि अगर तो पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान ने सुसाइड अटैक सपोर्ट किए हैं या टीटीपी को सपोर्ट किया है एंड वीव लॉस्ट पीपल, तो ठीक है अब हम आपके सिविलियंस भी मारेंगे। ये तो इज़राइली लॉजिक है कि आपने अक्टूबर 7 किया तो अब हम पूरा गाज़ा डिस्ट्रॉय कर देंगे। नो, लेट्स नॉट टेक पाकिस्तानी फॉर देयर वर्ड, लेट्स नॉट टेक दी अफगान गवर्नमेंट फॉर देयर वर्ड। गवर्नमेंट जो हैं वो झूठी बोलती हैं, वो अपना एजेंडा ही आगे लेकर जाती हैं। जो एविडेंस है जो सामने अब तक आया है, अगेन वी आर गोइंग ऑफ लिमिटेड एविडेंस। बनानी दूसरी वजह मैंने बताया नहीं ज़रूरी इसलिए है कि सुबह से मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं एंड लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया कि अब तू नहीं बोलेगा इसके ऊपर। खुदा का वास्ता है, अगर आप लोगों को मरते हुए देखते हैं एंड यू आर लाइक आहा मज़ा आ गया, अब ट्रोल करूँगा किसी को इस बारे में, please go outside and touch some grass, or better, smoke it. So, of course, in the fog of war, it's impossible to tell what really happened, but सोशल मीडिया पे फ़ौरन इमीडिएटली रिएक्ट करने के बजाय या इमोशनली कुछ बोलने के बजाय जो एविडेंस आया है वो देख लें। पहले तो जो एक्सप्लोजन की वीडियो है वो कई एंगल से शूट हुई है, उसको आप देख लीजिए। मैंने फिर जाकर कंपेयर किया। आप जब वो एक्सप्लोजन की वीडियो देखते हैं तो यू सी दोज फायरवर्क्स की तरह चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो सेकेंडरी ब्लास्ट हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो पहली एक्सप्लोजन के बाद इग्नाइट हुई जिसकी वजह से सेकेंडरी एक्सप्लोजन आपको नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो क्लेम था एम्यूनेशन डिपो के ऊपर हमने किया है, जिस तरह का वो एक्सप्लोजन है दैट सॉर्ट ऑफ गिव्स क्रीडेंस टू पाकिस्तान क्लेम। मैंने जाके फिर यूट्यूब किया कि भाई यूक्रेन रशिया वॉर में एम्यूनेशन डिपो पे जब पड़े हैं बॉम्ब वो कैसा लगा है, एंड ऑनेस्टली आप खुद जाकर ये कर लें, दे डू लुक अ लॉट सिमिलर। इसी तरह गाज़ा में जिस तरह मिसाइल्स मारे गए हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप उसको कंपेयर कर लें। जिस तरह का ये एक्सप्लोजन हुआ है, आपको सिविलियन बिल्डिंग्स जिस तरह इसराइल ने डिस्ट्रॉय किए हैं, वेदर दोज आर स्कूल्स, वेदर दोज आर हॉस्पिटल्स, आपको कहीं पर भी इस तरह का एक्सप्लोजन नहीं नज़र आया। दिस डज सीम लाइक एन एक्सप्लोजन दैट इज़ अकिन टू एन एक्सप्लोजन ऑन एम्यूनेशन डिपोज। फिर जो उसकी जियो लोकेशन है गूगल मैप से जाकर आप खुद भी देख सकते हैं। जो वीडियो ऑफ द स्ट्राइक है वो भी पाकिस्तान ने रिलीज़ कर दी है। अगेन ऑल ऑफ दिस जस्ट एड्स एविडेंस कि पाकिस्तान सिर्फ क्लेम नहीं कर रहा, आपको एविडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। आप इस एविडेंस को जाके खुद जज कर लें। आप जो वो जियो लोकेशन दी है उसको गूगल मैप्स में डालकर पहले तस्वीरें देख लें। पहले और बाद की जो तस्वीरें हैं अगर आप उनको कंपेयर करें, इट डज सीम लाइक द एग्जैक्ट साइड दैट पाकिस्तान इज़ क्लेमिंग कि हमने इस मिलिट्री टारगेट के ऊपर किया था, वही लग रही है। सुबह जाकर जो वीडियो बनाई है, जो ड्रग रिहैब फैसिलिटी है उसकी वीडियो जो है वो भी जाकर अगर आप देख लें तो स्ट्रक्चर लार्जली इंटैक्ट है, वहाँ पर अभी लोग भी हैं और इनफैक्ट जो उसका बोर्ड है वो भी ठीक है। एक्सप्लोजन की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है, ख़ुद आप बताएं कि यार इतना बड़ा अगर एक्सप्लोजन हुआ है, क्या बोर्ड रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो फिर लाइकली सिनारियो क्या है जजिंग बाय द एविडेंस दैट वी हैव सो फार। पाकिस्तान जो है वो एक, अब ज़ाहिरी बात है वो भी प्रोपागेंडा करेंगे। पाकिस्तान जो प्रोपागेंडा कर रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हॉस्पिटल बेड में हैं जो कह रहे हैं मेरे से 200 मीटर दूर एक्सप्लोजन हुआ था। देर प्रेजेंटिंग दैट एज एविडेंस कि ये देखो ये तो कह रहा है कि ड्रग रिहैब फैसिलिटी से 200 मीटर दूर हुआ था। पहली बात तो 200 मीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, एंड दिस डजंट प्रूव कि आपने उसको नहीं टारगेट किया। कोई सिक्योरिटी गार्ड जहाँ भी हो जो भी हो, regardless what I do think happened based on वीडियोस बोथ इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग। रात को जो ड्रग रिहैब फैसिलिटी की वीडियोस आई उस पर आग लगी हुई थी, सुबह जो वीडियोस आई स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, आग का डैमेज आपको उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है और शॉक वेव डैमेज नज़र आ रहा है आपको। इसलिए आप देखेंगे कि बोर्ड शोर्ड जो है वो तो ठीक है पर दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं उन पे डैमेज हुआ है। सो व्हाट आई थिंक हैपेंड इज़ कि आपने जो एम्यूनेशन डिपो को टारगेट किया उस पर ऑलरेडी क्योंकि एम्यूनेशन था तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन से शॉक वेव हुआ, उस एक्सप्लोजन से डिब्रीज बनी, उस एक्सप्लोजन से फायर हुई। तो ये नियर बाय ड्रग रिहैब फैसिलिटी जो थी जो 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर जितने भी दूर थी, दैट कॉट फायर एंड व्हाट यू आर सीइंग इज़ द फायर डैमेज, नॉट द फैक्ट दैट पाकिस्तान ने हॉस्पिटल को टारगेट किया। सो इट्स ए ट्रेजेडी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू थिंक ऑफ द वॉर। पाकिस्तान के जो अनबख्त हैं जो खुदा न खास्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक हुआ या बदला ले लिया, इंसान बनो यार। किसी भी
regardless of what your position is on the war, whether the war is justified or not, civilians मरते हैं तो ये बुरी बात होती है। या जो दूसरी तरफ अनबख्त हैं, जो कोई मौका नहीं छोड़ते पाकिस्तान को गालियाँ देने के लिए, जो ये शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान इसराइल है। जब लफ्ज़ निकले ना आपके मुंह से तो थोड़ा उनको 2 मिनट दे दिया करें, सोच लिया करें आप क्या बात कर रहे हो। इसराइल को देखें वो क्या करते हैं, इसराइल ने देखें क्या किया है, आप पाकिस्तान को कैसे इक्वेट कर रहे हैं इसराइल के साथ। थोड़ा तो खुदा का खौफ कर लें। आई थिंक रीम उमर हैड वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शंस टू दिस। शी सेड कि भाई अगर तो इंटेंशनल टारगेटिंग है तो ये वॉर क्राइम है। अलेजिडली तालिबान गवर्नमेंट कह रही है कि 100 ऑफ सिविलियंस हैव डाइड। इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल सही रिएक्शन है कि अगर तो ये सच है, ये वॉर क्राइम है, एंड मैं कोई अनबख्त नहीं हूँ, अगर तो ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान ने इंटेंशनली एक हॉस्पिटल स्ट्राइक किया था, मैं नहीं खड़ा हूँगा पाकिस्तान हुकूमत के साथ। मैं क्यों खड़ा हूँगा पाकिस्तान हुकूमत के साथ यार? अगर आप ये ऐसी जल्लादनुमा हरकतें कर रहे हैं तो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको ट्राई करें, इंटरनेशनल वॉर क्राइम में ट्राई करें, लेकिन लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने तो दें आप। वी कांट रियली जस्ट बी लाइक कि सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे थे, अब किसकी बेसिस पे पूरी की पूरी कैंपेन चला दी जाए। और क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, यल्डा हकीमी जो हैं, जो पहले भी काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुकी हैं फॉर डूइंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, ऑल्सो अगेंस्ट ईरान, तो वो तो बहुत ऑब्वियस है कि किस एजेंडा के लिए वो करती हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को एम्पलीफाई किया, तो इस पे वीडियो बनानी ज़रूरी हो गई थी। दुआ हम सबको यही मांगनी चाहिए बड़ी रातें रमज़ान की कि यार सीज़ फायर हो जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट गलती से हो रहा है, कोलैटरल डैमेज में हो रहा है, सिविलियंस जो मर रहे हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान शुड डू अ सीज़ फायर। उसकी ये कंडीशन बिल्कुल होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान अग्री करे कि यार हम टीटीपी को नहीं बैक करेंगे, टीटीपी को नहीं सपोर्ट करेंगे। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट पीपल आर डाइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, राइट। एंड इधर मरते हैं पश्तून क्योंकि टीटीपी का सबसे आसान एक्सेस वहाँ पर है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेररिज्म करते हैं। फिर उस साइड पर काबुल में अफ़गान्स मर रहे होते हैं। तो ये खित्ता कब तक मरता रहेगा इन जंगों के लिए, कभी सोवियत यूनियन की, कभी अमेरिका की, कभी इंडिया की, कभी पाकिस्तान की। तो हमें दुआएं यही मांगनी चाहिए कि यार ये चीज़ ख़त्म हो, एक पीसफुल साउथ एशिया हम देखें, एंड बोथ साइड्स ऑफ आर बॉर्डर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, वो हॉट ना रहें। एंड वेदर यूर इन इंडिया, वेदर यूर इन पाकिस्तान, वेदर यूर इन अफगानिस्तान, यू शुड नेवर, नेशनलिज्म शुड नॉट एवर ब्लाइंड यू टू योर ह्यूमैनिटी। कहीं भी बच्चे मरते हैं, कहीं भी लोग मरते हैं, ये दुख की बात है। दिस इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट। इसी तरह ईरान है, गाज़ा में जो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या इसराइल में लोग पहाड़ों पे बैठकर देख रहे होते हैं कि हाँ बॉम्ब गिर रहे हैं। बॉम्ब गिरना कभी नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। एक डेथ जो शायद आप सेलिब्रेट कर ले तो मैं कुछ ना बोलूँ। बहुत कल रात फिर से रूमर शुरू हो गए थे कि भाई इज़ नेतन्याहू अलाइव और नॉट। कुछ जर्नलिस्ट ने प्रूव किया कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, या हमारी सोर्सेज बता रही हैं कि ही इज़ नॉट अलाइव। जो कल वीडियो आई थी कॉफ़ी शॉप के ऊपर, इट डज सीम वो जो कॉफ़ी शॉप है, द कॉफ़ी कप है, इट्स फिल टू द ब्रिम। वो कॉफ़ी उससे बाहर भी नहीं निकल रही, वो हिलती भी है तो एक ड्रॉप भी कॉफ़ी का नहीं गिरता। वो पीते भी हैं तो भी एक ड्रॉप नहीं गिरता। बट जो कैफ़े है उसने BTS पिक्चर्स भी रिलीज़ कर दी हैं। तो पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स AI। आई हैव सीन ऑल द एनालिसिस वीडियोस कि वाई इट्स AI, पर एक कंफर्मेशन बायस भी होता है ना, एक विशफुल थिंकिंग भी होती है। जिस तरह इवन इन द पाकिस्तान अफ़गानिस्तान केस, आई डोंट वांट इट टू बी ट्रू। आई डोंट वांट कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहूं जिस मुल्क ने एक इंटेंशनली हॉस्पिटल गिराया हो, विच इज़ वाई आई एम ऑल्सो लीनिंग, ये मेरा बायस है, विच इज़ वाई आई एम ऑल्सो लीनिंग टूवर्ड्स द रियलिटी के नहीं किया पाकिस्तान ने ऐसा। बट आई एम ओपन टू एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मान लूँगा मैं। एविडेंस इज़ व्हाट वी नीड टू गो ऑफ। दूसरा, जो पिक्चर पोस्ट की है इजरायली PM अकाउंट ने, लोग बोल रहे हैं कि ये फरवरी की पिक्चर है, वो एक्चुअली गूगल लेंस हैज़ मेड अ मिस्टेक। ये बसंत में भी ऐसा हुआ था कि बसंत में जब अलीमा खान के बच्चे बसंत मना रहे थे, काफ़ी लोगों ने एक फ़ेक गूगल लेंस, या गूगल लेंस की जो गलती है उसको स्क्रीनशॉट करके कि ये तो दिसंबर 2020 की है, जबकि दिसंबर 2020 में तो कोविड था, वहाँ कौन बसंत मना रहा था। तो ये एक गलती है जो लोग कह रहे हैं कि नहीं एक्चुअली फरवरी की तस्वीर है, जो रीपोस्ट की है नहीं है। सो आई एम लीनिंग टूवर्ड्स अनफॉर्चुनेटली दैट ही इज़ अलाइव। स्पेशली अब तो ईद से पहले शैतान बाहर नहीं आएंगे, तो तब तक तो किसी को कुर्सी संभालनी है, तो तब तक तो नेतन्याहू कहीं नहीं जा रहा। जो दूसरी तरफ है, आई एम अनफॉर्चुनेटली लीनिंग ओवर देयर ऑल्सो टूवर्ड्स द फैक्ट दैट इट्स ट्रू। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि अली लारजानी जो हैं, आप अगर हमारी वॉर अपडेट्स देख रहे हैं तो आई हैव
constantly been emphasizing his role. They've taken him out. They've also taken out an IRG commander जो internal security के लिए responsible थे, गुलाम रज़ा सुलेमानी. लेकिन अली लरजानी जो है ये सबसे बड़ा नुकसान है. This is a much bigger loss to Iran in my humble opinion than अली खामेनाई. Why do I say that? मैंने पहले भी आपको बताया था अली खामेनाई की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. वो डे टू डे डिसीजंस नहीं ले रहे थे. ही मोस्टली प्लेड द रोल ऑफ अ मीडिएटर कि अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो ये फैसला होगा. वो डे टू डे या बिल्कुल ही डिटेल में जाकर ऑपरेशंस नहीं देख रहे थे. वो वाइडर पॉलिसी में फोकस थे या मीडिएटर रोल में था उनका. अली लरजानी इज़ ही वाज सॉर्ट ऑफ हेडिंग द नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल. तो जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं, लाइकली all the military operations likely were made by Ali Larajani and he was heading them and he was overseeing them. तो सबसे सेंट्रल फिगर जो मेरी नज़र में, मेरी नाकिस राय में to this regime was Ali Larajani. और if it's true that they've taken him out now, तो ये बहुत ही बड़ा blow है and this is the only thing that will cause regime change in at least रिजीम चेंज के चांसेस बढ़ गए हैं अगर इसराइल हैज़ मैनेज टू टेक हिम आउट. डोनाल्ड ट्रम्प ने अल जज़ीरा का एक आर्टिकल भी शेयर किया है जो मोहम्मद सलूम ने लिखा है कि क्यों यूएस की जो स्ट्रैटेजी है यूएस और इसराइल की, दैट इज़ वर्किंग. हमेशा मैं कहता हूँ काउंटर व्यू ज़रूर सुने, काउंटर व्यू ज़रूर पढ़ें ताकि आप ऐसा ना हो अपने एको चेम्बर में आप फंस जाएँ. मैंने अपनी आपको एक राय दी है. ये जो एक आर्टिकल है इट्स कम्प्लीटली आर्ग्यूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई हैव सेड. सो प्लीज़ डू रीड इट बिकॉज यू गेट दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये एक रैंडम नहीं कर रहा जो यूएस कर रहा है. यूएस स्टेज तरीके से, बड़े कैलकुलेटेड तरीके से ईरान की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, जो उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बड़े सिस्टमैटिकली उन्होंने तबाह किया है. इस पे 2-3 चीज़ें हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ. एक जो मिसाइल्स वाला है उस पे उन्होंने नंबर्स भी दिए हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ. वो कह रहे हैं कि रैपिडली जो है मिसाइल जितने इसराइल लॉन्च कर रहा है वो कम हुए हैं. यूएई ने भी पोस्ट किया है कि जितने मिसाइल्स और इनकमिंग्स हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं. आर्टिकल में लिखा हुआ है फरवरी 28 को ईरान ने 350 मिसाइल्स फायर की, मार्च 14 को 25. रेडिकल, मतलब 10% भी नहीं है. इसी तरह ड्रोन्स डे 1 पे 800 थे लॉन्च किए और डे 15 पर 75. अगेन 10% भी नहीं है. मैं उनके ब्रॉडर पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ. ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इससे कोई नहीं डिनाई कर सकता. इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा उनसे डिसएग्री करता हूँ. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ईरान की स्ट्रैटेजी थी इंटरसेप्टर जो हैं उनको डिप्लीट करे, एयर डिफेंसेस चॉक आउट करे. आप अगर 12 डे वॉर भी देखें उसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ था. डे बाय डे जितने मिसाइल्स ईरान ने लॉन्च किए वो कम हो गए, लेकिन हर मिसाइल ने जितना डैमेज किया वो बढ़ गया. ईरान ने परसों ही वीडियो पोस्ट की कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स एवेड करती है उनकी एक मिसाइल, अब मुझे कहना नहीं आता, सिजल 2 जो है, सज्जल अली नहीं, सिजल अली, सिजल 2 मिसाइल का नाम है. वो उसकी अगर आप वीडियो भी देखें तो वो ऊपर लॉन्च होती है, 90 डिग्री टर्न होती है, फिर जाती है, रोड रनर टाइप उसकी ट्रजेक्ट्री है. दोज मिसाइल्स ईरान वो सेविंग. अब अगर पहले दिन ईरान को 100 मिसाइल मारनी पड़ रही थी बिकॉज ऑफ एयर डिफेंसेस कि 1-2 तो अंदर चली जाएं, अब व्हेन यू आर लॉन्चिंग द बिग बॉयज यू जस्ट नीड 1, यू डोंट नीड 100. आपने दूसरों के इंटरसेप्टर स्टॉक जो हैं वो डिप्लीट करवा दिए हैं यूजिंग पुराना माल. सारे जो पुराने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो निकाल दो. आई डू अग्री बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो ज़रूर इसराइल और यूएस ने बॉम्ब करके कम कर दी होगी. तो अगेन इट जस्ट नाउ बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ मैथ. जो शुरू दिन से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैथ प्रॉब्लम है. मिसाइल्स कितनी हैं, इंटरसेप्टर्स कितने हैं, ये डिटर्मिन करेगा अब ईरान कैपेसिटी. दूसरी चीज़ जो मैं उनसे बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ, इनफैक्ट वो तो मुझे लगता है कि गलत बयानी की है उन्होंने आर्टिकल में. वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे हैं कि ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि ईरान का जो बहुत ज़्यादा ट्रेड है वो वहाँ से होती है. ईरान तो कर रहा है, ईरान ने अपने लिए थोड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया है, उसने तो आपके लिए बंद किया है. ये तो शुरू में खबरें आ रही थी कि वॉर से पहले ईरान जितना तेल ट्रेड कर रहा था उससे भी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है. उन्होंने पाकिस्तानी टैंकर भी पास करने दिया है. तीसरी जो उनकी बात है, इस पर जो डिबेट है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही होगी, जो मेरे पास तो नहीं है और मुझे भी नहीं लगता इनके पास हैं, क्योंकि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ईरानियन नेवी की जो स्पीड बोट्स वगैरह भी हैं वो भी कम्प्लीटली
डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है ये रोकेंगे कैसे जब इनके पास ना कोई बोट होगी। मैंने पहले भी कहा था कि हूतीज़ ने इतनी छोटी छोटी कश्तियों में रोक दिया था, तो ईरान की तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इनके पास कोई टेंजिबल इन्फॉर्मेशन है कि इतनी भी कैपेसिटी ईरान की कि हम स्पीड बोट्स भेज कर वहाँ से मिसाइल्स लॉन्च कर दें, वो भी अगर ज़ीरो हो गई है, तो फिर हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद करना मुश्किल हो जाए, जब बड़ी बड़ी यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवी शिप्स वहाँ से गुजर रही होंगी। बट समहाउ आई डोंट अग्री, बिकॉज लाइक आई सेड, यू डोंट नीड मच, यू जस्ट नीड टू सिंक 2 ऑयल टैंकर्स और वो बंद हो जाएगा, बिकॉज इंश्योरेंस रेट्स इतने ऊपर चले जाएंगे। जो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है इस पूरी जंग में, जो इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि 440 केजी ऑफ इनरिच यूरेनियम जो है वो पता नहीं कहाँ है। यूरेनियम इनरिच करने का क्या मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे होते हैं उसके लिए आपको जो एलिमेंट है यूरेनियम उसको इनरिच करना पड़ता है। 60% तक ईरान करके बैठा हुआ था, उसको 90 तक ले जाने के लिए उनको बाय सम एस्टिमेट्स हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, बाय सम एस्टिमेट्स 2 दिन लगेंगे। तो ईरान के पास ये 440 केजी इनरिच यूरेनियम का है, जिसमें वो 1-2 दिन काम करके उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इधर भी आपको नज़र आ रहा है कि क्लेम तो ये किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था, बट क्रेडिट वे क्रेडिट इज़ ड्यू कि अली ख़ामेनी जो हैं उनके पास सारी चीज़ें थीं। ऐसा नहीं है कोई कैपेसिटी की कमी थी या कैपेबिलिटी की कमी थी, यूरेनियम भी था, उसको बस थोड़ा बहुत इंजीनियर्स के थ्रू इनरिच कर देते तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता। बट बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बिकॉज उनकी थियोलॉजी में इस्लाम के अगेंस्ट है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उन्होंने नहीं बनाए। आई डोंट थिंक एनी कंट्री वुड गो न्यूक्लियर। इसराइल के लिए भी इतना आसान नहीं है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मार देना, और ईरान के पास तो हमें पता ही नहीं कि है या नहीं, हो भी तो मारना मुश्किल है। लेकिन जो अब थोड़ा पासा बदल सकता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर दे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अगर तो ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इतने रेडार्स हैं, इतने इंस्पेक्टर्स हैं, इतने लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया को वैसे ही पता चल जाएगा, ईरान को अनाउंस करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। दैट विल नाउ देन ट्रिगर अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। प्रोफेसर मीरशाइमर, मैंने आप काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर दिया है इन सीरीज़ में, उन्होंने भी समझाया है कि किस तरह एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ज़्यादा लाइकली है। तो ईरान ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ दिया तो सऊदी अरब बोलेगा कि भाई हमें भी चाहिए, टर्की बोलेगा हमें भी चाहिए, फिर आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोक नहीं सकेंगे। बताओ भाई। सो या बेसिकली वी आर इन द एंड गेम नाउ।